हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपकी बिहार पीजीटी के लिए स्पेशल है, इम्पॉर्टेंट क्लास है। एंड इससे पहले भी 4 और क्लासेस हो चुकी हैं और 10 और क्लासेस ली गई थी मैराथन। एंड इसका भी फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक नियंत्रण को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष स्वरूपों में वर्णित किया है? सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूपों की बात पूछी जा रही है, इनमें से किसने कही है? देखिए, आंसर देने से पहले आप लोगों को बताना है सोशल जो कंट्रोल टॉपिक है आपके सिलेबस में, सामाजिक नियंत्रण, इस टॉपिक को पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको इसका फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर एक ही जगह पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादातर टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं और उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर भी बना दिया गया है, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सोशल कंट्रोल की अगर बात की जाए तो सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले बात व्यवस्थित तरीके से किसने की है? सबसे पहले सर्वप्रथम E.A. रॉस ने की है। किसने की है? E.A. रॉस ने की है अपनी पुस्तक सामाजिक नियंत्रण, यानी उनकी बुक का नाम भी क्या है? सोशल कंट्रोल है, जिसमें कि उन्होंने सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को कंप्लीट कराया था। एंड उन्होंने सामाजिक नियंत्रण को किस तरीके से परिभाषित किया है E.A. रॉस ने? उन्होंने कहा कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां हैं जिसके जरिए कोई समाज या कोई समूह अपने सदस्यों को या जो समाज के सदस्य होते हैं उनको अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? सामाजिक नियंत्रण कहेंगे। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार है या स्वरूप हम कह ले, उसकी बात कॉल मैनहीम ने की थी। कूले ने क्या कहा था? कूले और बर्नार्ड ने चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। गुरविच एंड मूर की अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। एक तो बताया था सहज, ठीक है, एक संगठित हो जाएगा, ठीक है, एक असंगठित हो जाएगा और एक हो जाएगा सहज। तो संगठित सामाजिक नियंत्रण, असंगठित सामाजिक नियंत्रण और सहज सामाजिक नियंत्रण, ये गुरविच एंड मूर ने बात की है। कॉल मैनहीम ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात की, कूले ने चेतन अचेतन। कूले के साथ हो सकता है कूले ऑप्शन में ना हो, बर्नार्ड दिया गया हो, तो कूले एंड बर्नार्ड दोनों ने ही चेतन अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात की है। और एक सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण का भी पूछा जाता है, तो वो किम्बॉल यंग ने बताया है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, ये किसने बताए हैं? किम्बॉल यंग ने बताए हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज में एक निश्चित विशिष्ट परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को जाना जाता है। नियोजित परिवर्तन के रूप में, प्रगति के रूप में, विकास के रूप में, उद्विकास के रूप में। सही क्या होगा? समाज में एक निश्चित विशिष्ट परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को इनमें से क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर नियोजित परिवर्तन होगा। देखिए, सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। एक तो सोशल चेंज से रिलेटेड थियोरीज से है, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत है, जैसे कि आप उसमें किसका किसका आ जाएगा? सोरोकिन का आ जाएगा सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता या सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, स्पेंगलर का आ जाएगा, है ना, टॉयनबी का आ जाएगा, पेरेटो का आ जाएगा। तो इनके जो सिद्धांत रहे हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग क्लास ली गई थी, थ्योरीज से रिलेटेड है, फैक्ट्स बताए गए हैं, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हें जानना ज़रूरी है। इसके अलावा एक क्लास और ली गई थी, एक क्लास, हालांकि 2-3 क्लास में सोशल चेंज से रिलेटेड जो MCQs है, क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, उनको केवल कंप्लीट कराया गया था। तो आपको पहले थियरीज वाला देखना है, वहाँ से कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट करना है, क्लियर करना है, समझना है, फिर उसके बाद MCQs वाली क्लास करनी
करनी है। तो दोनों का ही फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर नियोजित परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परिवार जहाँ पति पत्नी दोनों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं उसे कहते हैं संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एक ऐसा परिवार, एक ऐसी फैमिली जहाँ पर पति पत्नी दोनों से रिलेटेड दोनों से संबंधित जो लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वे साथ रहते हों, तो ऐसा परिवार को हम क्या कहेंगे? विस्तृत परिवार कहेंगे। ठीक है, विस्तृत परिवार कहेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फैमिली इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, फैमिली। ठीक है, परिवार से संबंधित समाजशास्त्रियों के कहाँ पर अध्ययन किया है, उन्होंने क्या कहा है ज्वाइंट फैमिली के बारे में या फैमिली न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। ठीक है, फंक्शंस क्या बताए हैं उन्होंने, कौन फैमिली से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से दिए हैं, तो इससे रिलेटेड भी वहाँ पर बताया गया है, काफ़ी डिटेलिंग में काफ़ी फैक्ट्स बताए गए, तो आपके अच्छे खासे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, पीटर एल्बर्जर, आर.एम. मैकएवर, ए.आर. देसाई। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, पीटर एल्बर्जर, आर.एम. मैकएवर, ए.आर. देसाई। पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है। ये जो कथन है वो किसका है? यहाँ पर सही क्या होगा? प्रोफेसर योगेंद्र सिंह होगा। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, इनसे रिलेटेड बुक्स भी पूछी जाती हैं, जैसे कि एक बुक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, ये एक बुक हो जाएगी। फिर इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, कई बार पूछी गई है नेट के एग्जाम में, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। फिर एक बुक आती है कल्चर चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया, ये हो जाएगी। आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी हो जाएगी, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं योगेंद्र सिंह से रिलेटेड। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की समान विशेषताओं को तय करती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, टी.बी. बोटोमो, ए.डी. रॉस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। टी.बी. बोटोमो, ए.डी. रॉस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर ऑप्शंस दिए गए हैं। भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की समान विशेषताओं को तय करती है। यहाँ पर सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कार्ल मार्क्स इस टॉपिक इनको भी कंप्लीट कराया गया है। इनके चूँकि जो थ्योरीज रही हैं, कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है एंड उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिल जाएगा। अब इनके थ्योरीज की बात करें, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, सामाजिक संरचना के 2 प्रकार बताए, अधोसंरचना और अधिसंरचना, है ना। और इसके अलावा सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, है ना, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर एक क्लास में केवल कॉन्सेप्ट्स को कराया गया। फिर उसके अलावा एक क्लास इन पर ली गई थी, इनके जो महत्वपूर्ण कथन है, जैसे कि धर्म जनता के लिए क्या है, अफीम का काम करती है, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, है ना। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण कथन है उस पर एक क्लास ली गई थी। और फिर बाकी की जो 3-4 क्लासेस हैं वो उनके MCQ से रिलेटेड है। तो जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उनमें जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं कार्ल मार्क्स से रिलेटेड और उनके जो थ्योरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को उन क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है। तो उसे ज़रूर देखिएगा। कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। और जैसा कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो अधोसंरचना है, अधोसंरचना में वो उत्पादन के पद्धति, उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों की बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि वो अर्थ को ही इम्पोर्टेंट मानते थे, है ना। तो उनका कहना था कि जो अधोसंरचना है वो अधिसंरचना को निर्धारित करती है। अब अधिसंरचना में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक,
ये जो सब व्यवस्थाएं हैं वो उसको रखते हैं अधिसंरचना में। तो कार्ल मार्क्स का कहना था अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती। तो इस बात पर आलोचना किसने की थी? अल्थ्यूजर ने की थी। अल्थ्यूजर कौन है? जो कि नव मार्क्सवादी कहलाते हैं, मार्क्स के आलोचक हैं, है ना, याद आ रहा है आप लोगों को, बताया गया है। तो अल्थ्यूजर इस बात की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये कहना काफ़ी जटिल है, काफ़ी कठिन है ये कहना कि जो अधोसंरचना है वो अधिसंरचना को निर्धारित करती है, या फिर जो अधिसंरचना है वो अधोसंरचना को निर्धारित करती है। हो सकता है इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसने आलोचना की थी, तो याद रखिएगा अल्थ्यूजर ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, और ये आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया 15 मई, 8 मई, 21 मई, 7 अप्रैल। 15 मई, 8 मई, 21 मई, 7 अप्रैल ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए। सही हो जाएगा 15 मई। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15 मई हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो थीम है, विषय था, थीम क्या थी? जनसांख्यिकीय रुझान और परिवार। जनसांख्यिकीय रुझान और परिवार था, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। जनसांख्यिकीय रुझान और परिवार इस बार की थीम थी इंटरनेशनल फैमिली डे की, जो कि 15 मई को बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके लिए एग्जाम, ये क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है ना सोशियोलॉजी में, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस मनाया गया। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस मनाया गया 20 अप्रैल को, 28 अप्रैल, 28 मार्च या फिर 1 मई। सही क्या होगा? सही यहाँ होगा 28 अप्रैल, है ना, 28 अप्रैल होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी राइट आंसर हो जाएगा, 28 अप्रैल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। 13 मई, 19 जुलाई, 13 फरवरी, 10 फरवरी। तो राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया 13 फरवरी को। 13 फरवरी को ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश भर में कब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? 15 अक्टूबर, 19 अगस्त, 14 नवंबर, 15 नवंबर। देश भर में कब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? 15 अक्टूबर, 19 अगस्त, 14 नवंबर, 15 नवंबर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर को हो जाएगा। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 में हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था, और ये छोटा नागपुर की जो मुंडा जनजाति है उनसे संबंधित है, और इन्हें धरती आबा या बाबा के नाम से जाना जाता है। धरती आबा या बाबा के नाम से जाना जाता है। और 2000, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कब से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। तो 2021 से, है ना, जो 15 नवंबर 2021 है, पहला दिवस जो बनाया गया था 15 नवंबर 2021 को बनाया गया था। तो 2021 से ये दिवस बनाने की शुरुआत होती है। चलिए आगे देखते हैं। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है स्पेंसर, फ्रैंकफर्टर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। जो ऐच्छिक दिवस है, ऐच्छिकवाद दिवस, उसका प्रतिपादन किसने किया? यह सिद्धांत, ये जो अवधारणा है वो किसकी है? सही यहाँ पर हो जाएगा फ्रैंकफर्टर।
फ्रैंकफर्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका क्या कहना था कि जो जनसंख्या की वृद्धि है वह व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होती है जनसंख्या की वृद्धि। ये कहते हैं कि समाज में दो तरह के वर्ग देखने को मिलते हैं, एक तो धनी वर्ग जिसका उद्देश्य क्या होता है, जो संपत्ति है उसके पास जो पूंजी है वो बनी रहे और संपत्ति को बनाना और उसका संकलन करने में ही उसका सारा ध्यान होता है, और जो संतानोत्पत्ति है उसकी इच्छा इनमें क्या होती है, कम होती है, या संतान जो होती है वो भी इनमें कम होती है देखने को मिलती है। दूसरा क्या इन्होंने वर्ग बताया है, निर्धन वर्ग बताया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, निर्धन वर्ग हो जाएगा। इसमें क्या होता है, निर्धन वर्गों में धन का अभाव होता है। ठीक है, धन का अभाव होता है और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा संतान करते हैं ताकि ये लोग धन को कमा सके, पूंजी को कमा सके। ठीक है, उनकी आय में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या है, व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर है, ये फ्रैंकफर्टर का कहना था और यही उनका ऐच्छिकवाद का सिद्धांत है जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। एंड सोशल डेमोग्राफी आपके सिलेबस में है ना, तो सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड एक क्लास ली गई थी, सामाजिक जनांकिकी के नाम से आपको मिलेगी, उसे सर्च करिएगा गोल टू सक्सेस नाम से, गोल टू सक्सेस सोशल डेमोग्राफी या सामाजिक जनांकिकी करके लिखिएगा, आपको एक वीडियो मिल जाएगी। चूँकि एक वीडियो है तो इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर नहीं बनाया गया है, एंड उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड जो भी थियरीज रही हैं, इंपॉर्टेंट थियरीज किसकी हैं या इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कराया गया था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कंप्लीट कराया गया था, तो उन्हें ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। मानव की प्रजनन शक्ति उसके घनत्व का प्रतिलोमानुपाती होती है। अब यह तर्क किसका है? ऑप्शंस में सैडलर, स्पेंसर, निकोलसन, हेनरी जॉर्ज दिया गया है। मानव की जो प्रजनन शक्ति है वह उसके घनत्व का प्रतिलोमानुपाती होती है और यह तर्क किसका है? सैडलर का है ना, सैडलर का है। इनकी डेंसिटी का जो थ्योरी है सैडलर की वो है जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो जनसंख्या का घनत्व या फिर घनत्व ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं कि जनसंख्या का घनत्व का सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि का घनत्व का सिद्धांत या फिर जनसंख्या का संतानोत्पादक का सिद्धांत किसने दिया? तो सैडलर ने दिया। और इनकी बुक का नाम क्या है? द लॉ ऑफ पॉपुलेशन। बुक का नाम क्या है? द लॉ ऑफ पॉपुलेशन है। 1830 में ये बुक आती है जिसमें कि इसी बुक में इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो सैडलर यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या पूछा जा रहा है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसकी है? स्पेंसर, सीपी ब्लेकर, दुर्खीम, एडविन कैनन। स्पेंसर, सीपी ब्लेकर, दुर्खीम, एडविन कैनन दिया गया है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसकी थी? ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसकी थी? एडविन कैनन की थी। एडविन कैनन की थी। इनकी बुक का नाम क्या है? वेल्थ। ठीक है, वेल्थ है। 1924 में इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी, अपनी बुक वेल्थ में दी हुई थी इन्होंने। और इनके इस सिद्धांत के जो अन्य समर्थक हैं, समर्थकों में कौन कौन आ जाएंगे? रॉबिन्स आ जाएंगे, डॉल्टन आ जाएंगे, जो कार्ल सैंडर्स करके हैं, है ना, ये सभी आ जाएंगे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के समर्थकों में। सिद्धांत किसका है? एडविन कैनन का है। वेल्थ अपनी बुक में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। चलिए आगे देखते हैं। द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये बुक किसकी है? कैस्ट्रो, किंग्सले डेविस, रेमंड पर्ल, एल देसाई। कैस्ट्रो, किंग्सले डेविस, रेमंड पर्ल, एस देसाई ऑप्शंस हैं। बुक का नाम क्या है? द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बुक का नाम है। किसकी हो जाएगी ये बुक? ये बुक हो जाएगी रेमंड पर्ल की। रेमंड पर्ल की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और इन्होंने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित वृद्धिघात वक्र का सिद्धांत दिया था। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित वृद्धिघात वक्र का सिद्धांत दिया था। और इनका ये कहना था कि जो जनसंख्या है वो हमेशा एक समान गति से नहीं बढ़ती है ना। जो जनसंख्या बढ़ने की गति है, जनसंख्या वृद्धि की जो गति है वो एक समान हमेशा
हमेशा नहीं रहती है। ठीक है, ये जो गति है वो क्या होती है जनसंख्या की, वो समय समय पर क्या होती है, बदलती रहती है। कभी बढ़ जाती है, जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलेगी, कभी घटती हुई देखने को मिलेगी, कभी इसकी जो ये घटने और बढ़ने की जो दर है ना, वो क्या है, तीव्र हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था जनसंख्या वृद्धि से संबंधित वृद्धिघात वक्र का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसका मत था कि सामाजिक उद्विकास में जनसांख्यिकी घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है। सामाजिक उद्विकास में जनसांख्यिकीय घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शंस में पार्सन्स, एमाइल दुर्खिम, जॉर्ज सिमेल, एल्कोजर हैं। पार्सन्स, एमाइल दुर्खिम, जॉर्ज सिमेल, एल्कोजर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर, सही हो जाएगा एमाइल दुर्खिम। ठीक है, एमाइल दुर्खिम राइट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकीय संक्रमण शब्दों की रचना किसने की है। टॉलकट पार्सन, माल्थस, वॉरेन एस थॉमसन, एम मॉर्गन, फ्रैंकफर्टर ऑप्शंस है। जनसांख्यिकीय संक्रमण पूछा जा रहा है, इस शब्द की रचना किसने की। माल्थस, वॉरेन एस थॉमसन, मॉर्गन, फ्रैंकफर्टर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर थॉमसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थॉमसन हो जाएगा। और थॉमसन की जगह पर, थॉमसन के अलावा नोटिस्टिन का भी नाम आता है। ठीक है, थॉमसन एंड नोटिस्टिन हैं, इनसे रिलेटेड हो सकता है थॉमसन ना हो, नोटिस्टिन दिया हो, है ना, तो दोनों याद रखिएगा। और इन्होंने जनसंख्या वृद्धि इन्होंने क्या कहा था, जो जनसंख्या वृद्धि है और सामाजिक आर्थिक जो विकास है समाज का, उसके बीच में क्या है, संबंध पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि और जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसके बीच में क्या है, सीधा संबंध है। उन्होंने कहा कि एक कोई भी समाज है उसमें विकास के साथ साथ वहाँ पर जो जनसंख्या है वो उच्च दर जो जन्म दर है वो उच्च दर है ना, उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर, फिर निम्न जन्म दर से निम्न मृत्यु दर, और या आगे वो कहते हैं ग्रामीण समाज और जो अशिक्षित समाज है उससे औद्योगिक और नगरीय शिक्षित समाज में क्या होता है, रूपांतरित तो होती है। तो इन्होंने इसी से रिलेट किया कि जो जनसंख्या वृद्धि है समाज का, जो जिस तरीके से सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसके बीच में सीधा संबंध पाया जाता है, ये कहना थॉमसन एंड नोटिस्टिन का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन सभी की नोट्स बना लीजिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है कि समाज में विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है। समाज का जो विकास होता है उसके साथ ही जनन क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, कोराडो गिनी, E.M. ह्यूवर, C.P. ब्लेकर। ये यहाँ पर जिनी लिखा हुआ है, गिनी भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर E.M. ह्यूवर होगा, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जनसंख्या से संबंधित व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है जो कि जनसंख्या से संबंधित है। ऑप्शंस है फ्रैंकफर्टर, फ्रांसिस्को एस निटी, एल ब्रेंटो, हेनरी जॉर्ज। फ्रैंकफर्टर, फ्रांसिस्को एस निटी, एल ब्रेंटो, हेनरी जॉर्ज ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा, जनसंख्या से संबंधित जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वो फ्रांसिस्को एस निटी का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, है ना, एक दो सिद्धांत है, चलिए देख लेते हैं। आर्थिक विकास, प्रजनन शक्ति का संवर्धन, जनांकीय परिवर्तनों के प्रति बहुपक्षीय प्रत्युत्तर का सिद्धांत, श्रम विभाजन तथा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, माता पिता से बच्चों को संपत्ति का प्रवाह जनसंख्या में प्रजनन शक्ति की दर को घटाता है ना, इस तरीके से दिया गया है। राइट क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि ए का फोर्थ। आर्थिक विकास, प्रजनन शक्ति का संवर्धन से संबंधित किंग्सले डेविस हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो जनांकीय परिवर्तनों के प्रति बहुपक्षीय प्रत्युत्तर का सिद्धांत माल्थस हो जाएगा। श्रम विभाजन तथा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व का संबंध हो जाएगा
दुर्खीम से, और फिर लास्ट में माता पिता से बच्चों को संपत्ति का जो प्रवाह है वो जनसंख्या में प्रजनन शक्ति की दर को घटाता है, कम करता है, वो कैल्डवेल से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये 18th क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। समकालीन समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात करता है? अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात इनमें से किसने की थी? एफ जेमसन, जे बोडिलार्ड, डी हार्वे, यूबेक ऑप्शंस दिए गए हैं। अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात किसने की थी? बोडिलार्ड ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने उत्तर आधुनिक समाज को, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को कंज्यूमर सोसाइटी कहा था, उपभोग समाज कहा था उत्तर आधुनिक समाज को, और इसमें यह भी कहा था इसके बारे में कि यहाँ पर लोग वस्तुओं का कोई उपभोग नहीं करते हैं बल्कि वे संकेतों का उपभोग करते हैं, और संकेतों का उपभोग करते हैं। इस वजह से उन्होंने पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को क्या कह दिया था? संकेत का समाज कह दिया था, है ना, और जिसे वे मीडिया समाज भी कहते हैं। तो उत्तर आधुनिक समाज को मीडिया समाज या संकेत का समाज या फिर उपभोग का समाज किसने कहा है? बोडिलार्ड ने कहा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। समाज में निश्चित विभेष परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को कहा जाता है नियोजित परिवर्तन, प्रगति, विकास, उद्विकास। सही क्या होगा यहाँ पर? नियोजित परिवर्तन। नियोजित परिवर्तन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तनों में विचारों की भूमिका को महत्व प्रदान किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो, टॉयनबी। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो, टॉयनबी हो जाएगा यहाँ पर राइट। सामाजिक परिवर्तनों में विचारों की भूमिका को किसने महत्व दिया था? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इनकी जो बुक्स हैं जैसे कि द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। द रिलीजन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, द रिलीजन ऑफ चाइना अलग है, द रिलीजन ऑफ इंडिया अलग है। फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी है इनकी बुक, द सिटी है, द सिटी वेबर की भी है, पार्क की भी है, रॉबर्ट पार्क की। फिर एक बुक आती है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस ये हो जाएगी। फिर एक बुक आती है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक्स हो जाएंगी, ठीक है, मैक्स वेबर की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, तीन संस्कृतियों, एक तो चेतनात्मक, आदर्शवादी और इंद्रिय परक, इनकी अवधारणा को परिवर्तन के संदर्भ में किसने प्रतिपादित किया? सोरोकिन, टाइलर, पेरेटो, टॉयनबी। अब जिसने भी सोशल चेंज से रिलेटेड थ्योरीज वाली वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होगा, सोरोकिन होगा यहाँ पर। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित उनका जो सिद्धांत था वो क्या था? सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत था। किस बुक में इन्होंने ये सोशल चेंज की जो थियरी है वो दी थी? बुक का नाम क्या था? सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स ये इनकी बुक का नाम था। चलिए आगे देखते हैं। और इनके सामाजिक परिवर्तन को सीमाओं का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। W.I. थॉमस के अनुसार व्यक्तित्व निम्न प्रकार का होता है: फिलिस्तीन, बोहेमियन, विद्रोही, सृजनात्मक। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा फिलिस्तीन, बोहेमियन और सृजनात्मक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सही मतलब मैचिंग वाला है। सामाजिक भौतिकी की बात किसने की? सोशल फैक्ट की। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, शुद्ध समाजशास्त्र की बात की किसने की है? सब बताया गया है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में। सही क्या होगा? 24th का राइट क्या होगा? देखिए सामाजिक भौतिकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट। सोशल फैक्ट हो जाएगा दुर्खीम। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात वेबर। शुद्ध समाजशास्त्र की बात किसने की थी? यहाँ पर राइट हो जाएगा सीमेल। ठीक है, सीमेल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
आई थिंक शुद्ध समाजशास्त्र की बात वार्ड ने भी की है ना। चलिए आगे देखते हैं। भूमिका से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? भूमिका तथा परिस्थिति एक ही है। दूसरा क्या कह रहा है? भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप करता है। तीसरा क्या कह रहा है? भूमिका निर्वहन से समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूर्ण होती है। चौथा कह रहा है सामाजिक संरचना भूमिकाओं का जाल है। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप करता है। फिर हो जाएगा भूमिका निर्वहन से समाज की जो प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी होती हैं। और फिर हमारा क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना भूमिकाओं का जाल है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रोल से रिलेटेड दो बार क्लासेस हुई है। एक तो काफ़ी समय पहले उसकी जो क्लास हुई थी स्टेटस रोल एंड कल्चर से रिलेटेड थी, यानी कि सबको साथ में कंप्लीट कराया गया था। स्टेटस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, रोल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, कल्चर से रिलेटेड भी जितने कॉन्सेप्ट्स थे, उन सभी को सब साथ में कंप्लीट कराया गया था। कुछ क्लासेस हुई थी 3-4, उसका फोल्डर अलग से है। अभी हाल ही में स्टेटस रोल का अलग से क्लास ली गई है, कल्चर की अलग से ली गई है। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों ही जो वीडियोस हैं फोल्डर में मिल जाएगा। 2 फोल्डर मिलेंगे इसके, दोनों फोल्डर में जितने भी वीडियोस हैं उन सभी को देखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड ऐसा नहीं है कि जो पहले क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं को सेम करा दिया गया, ऐसा नहीं है। जो पहले क्लासेस ली गई थी उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, उनको इधर इस क्लास में कंप्लीट कराया गया है। तो दोनों ही देख रहे हैं फोल्डर्स, ठीक है, उन्हें ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। अब स्टेटस एंड रोल की बात करें तो संयुक्त रूप से, अलग अलग नहीं बोला जा रहा है कि भूमिका की बात किसने की है, परिस्थिति की बात किसने की है। संयुक्त रूप से स्टेटस एंड रोल, संयुक्त रूप से इस कॉन्सेप्ट की बात सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने की थी अपने बुक स्टडी मैन में, द स्टडी ऑफ मैन में करके बुक है, उसमें की थी रॉल्फ लिंटन ने। और परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे इन्होंने, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति को इन्होंने कहा था जो कि व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है। अब जन्म से व्यक्ति को क्या मिलेगी? कास्ट मिलती है, जेंडर मिलता है ना, जन्म से ही व्यक्ति को मिल जाता है। अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, योग्यता से प्राप्त करता है। जैसे वो मेहनत कर रहा है ना, अच्छे से आप लोग ही हैं, आप लोग पढ़ लिख कर कोई टीचर बन रहा है, कोई IAS ऑफिसर बनना है, तो ये किस में आएगी? अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। AM शाह, IP देसाई, KM कपाड़िया, GS घुरिये। AM शाह, IP देसाई, KM कपाड़िया, GS घुरिये ऑप्शंस दिए गए हैं। अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात बुक का नाम है। देखिए सोशियोलॉजी की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनको पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी सोशियोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं आपके सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बताई गई थी। बुक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप लोग क्या करिए, डेली है ना, मॉर्निंग इवनिंग में समय रख लीजिए, 10-10, 15-15 करके याद कर डालिए, क्योंकि बुक्स काफ़ी ज़्यादा है। एक साथ याद करने बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पर अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात ये जो बुक है वो IP देसाई की है, IP देसाई की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब IP देसाई की है, ठीक है। IP देसाई ने 1955 में गुजरात के महुआ नगर पर अध्ययन किया था, ठीक है। 423 परिवारों पर इनका अध्ययन था। इस तरीके से पूछ लिया जाता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 250 समाजों पर किसका अध्ययन रहा है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो GP मर्डॉक थे, याद आ रहा है ना, जॉर्ज पीटर मर्डॉक, जिन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और उन सभी समाजों में उन्होंने परिवार नाम की संस्था को पाया था और इस आधार पर उन्होंने कहा था परिवार क्या है, एक सार्वभौमिक संस्था है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है 423 परिवारों पर अध्ययन किसका रहा है, तो IP देसाई का है। गुजरात के महुआ नगर पर इन्होंने अध्ययन किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अपराध से संबंधित विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया एल्बर्ट कोहेन ने, क्रोबर ने, हेनरी गोडार्ड ने, हट्टन ने। सही क्या होगा? अपराध से संबंधित, क्राइम से रिलेटेड। अब जो अपराध है इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है ना, जो अपराध है इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया, इसका भी फोल्डर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। तो अपराध से संबंधित जो विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत है वो किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर?
सही हो जाएगा एल्बर्ट कोहेन, एल्बर्ट कोहेन होगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा विचलित उपसंस्कृति के अलावा इनके अपराध से संबंधित सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, मूल अभिमुखीकरण का सिद्धांत, मूल अभिमुखीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। और जो एक अपराध से संबंधित आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लेबलिंग थ्योरी किसकी है ना, लेबलिंग थ्योरी जो कि क्राइम से रिलेटेड है वो किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। किसका कहना है कि धर्म और उस पर आधारित जाति भारत में निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण है, यानी कि जो धर्म है और धर्म पर आधारित जो जाति है, कास्ट सिस्टम है, वो भारत में गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये किसका कहना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, के एम कपाड़िया, के एस सिंह, गुरनाम मिर्डॉल, कार्ल मार्क्स। के एम कपाड़िया, के एस सिंह, गुरनाम मिर्डॉल, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर, 28 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरनाम मिर्डॉल। एशियन ड्रामा इनकी बुक है ना, बुक भी काफ़ी बार ये पूछी जाती है, तो गुरनाम मिर्डॉल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता। ठीक है, सामाजिक नियमों का तो उल्लंघन हो रहा है उन व्यवहारों से, लेकिन उसके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, दंड नहीं मिलता। ऐसा व्यवहार क्या कहलाएगा, प्राथमिक विचलन कहलाएगा, द्वितीयक विचलन कहलाएगा, तृतीयक विचलन कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई भी विचलन नहीं। सही क्या होगा, प्राथमिक विचलन। ठीक है, प्राथमिक विचलन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट की मृत्यु कब हुई। मृत्यु पूछ लिया गया है यहाँ पर, कब हुई। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा 5 सितंबर 1857, 1857। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ समाज वह होता है जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। अब ये कहना किसका है, ऑप्शंस में दुर्खीम है, पार्सन्स हैं, अगस्त कॉम्ट है, स्पेंसर हैं। सर्वश्रेष्ठ समाज वह होता है जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है, और ये कहना स्पेंसर का है, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब मैचिंग है, इड ईगो वाला वही वाला बताइए, ये किसका है। लोक रीतियों लोकाचार की बात, विज्ञानों के सोपान क्रम, दर्पणित व्यक्तित्व का सिद्धांत किसका है। यहाँ पर समनर लोक रीति और लोकाचार से संबंधित हो जाएंगे, है ना। कूले का जो हो जाएगा आत्मदर्पण का सिद्धांत, फ्राइड का ईगो वाला हो जाएगा सुपर ईगो, अगस्त कॉम्ट का क्या हो जाएगा विज्ञानों का जो उन्होंने सोपान क्रम या जो वर्गीकरण दिया था वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कर्म नहीं है, कर्म नहीं है पूछा जा रहा है। मनोकामना, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। कर्म नहीं है पूछा गया। देखिए, कर्म जिसे क्रिया कहा जाता है ना, बोला जाता है ना कर्म के अनुसार फल मिलता है, तो कर्म 3 तरह के होते हैं। एक तो संचित कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म होता है और क्रियमान कर्म होता है। मनोकामना नहीं होता। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न आयु समूहों में कौन सा वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है। 25 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष या फिर 75 से 100 वर्ष तक। सही क्या होगा, देखिए 4 तरह के आश्रम होते हैं, है ना, 4 तरह के आश्रम होते हैं, और जो मानव की औसतन आयु है वो 100 वर्ष तक बताई जाती है ना। और उन जो 100 वर्ष है उस हिसाब से क्या किया गया है, 4 भागों में उसकी आयु के हिसाब से उसको बांटा गया है। तो अगर हम सबसे पहला आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें तो व्यक्ति क्या शुरुआत की जो 25 वर्ष की आयु है उस आयु तक व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, जिसमें रहकर वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आश्रम आता है, गृहस्थ आश्रम होता है। अब गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण है, इसमें 25 वर्ष के बाद से 50 वर्ष तक रहता है गृहस्थ आश्रम में। ठीक है,
25 से 50 वर्ष तक वह गृहस्थ आश्रम में रहता है और इस आश्रम में रहकर ही व्यक्ति अपने धर्म अर्थ काम की पूर्ति करता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, बन भी सकता है कि किस आश्रम में व्यक्ति अपने धर्म अर्थ काम की पूर्ति करता है, तो गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम तीसरे नंबर पर। अब इसमें 50 से 75 वर्ष तक की आयु तक रहता है व्यक्ति, ठीक है। और फिर उसके बाद संन्यास आश्रम आता है जो कि 75 से 100 वर्ष तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वानप्रस्थ आश्रम है वो 50 से 75 तक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल कहा? एस राधाकृष्णन, पी.एन. प्रभु, के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे। आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल किसने कहा है? एस राधाकृष्णन, पी.एन. प्रभु, के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे। सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा पी.एन. प्रभु। पी.एन. प्रभु होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। परिवार का कानूनी आधार है, अब ये तर्क किसका है? न्यूमेयर, एंजल्स, लूसी मेयर, डी.एन. मजूमदार। सही यहाँ पर होगा लूसी मेयर। लूसी मेयर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, यह प्रथा नहीं। अब ये किसका तर्क है? ऑप्शंस देख लेते हैं। समनर, स्पेंसर, वेस्टरमार्क, मैकएवर एंड पेज। समनर, स्पेंसर, वेस्टरमार्क, मैकएवर एंड पेज ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? विवाह स्वयं में एक संस्था है, यह प्रथा नहीं है, मैकएवर एंड पेज का कहना है। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? सोसाइटी, समाज, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समाचारों की सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है? वैदिक अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, जीवन इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी समाज के विकास के लिए दो तत्वों इच्छा शक्ति व संसाधन को आवश्यक किसने माना? रूसो, अरस्तु, एडम स्मिथ, मैक्स वेबर। समाज के विकास के लिए दो तत्व कौन से? एक तो इच्छा शक्ति और दूसरा संसाधन, इसको आवश्यक किसने माना है? तो सही यहाँ पर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित है? सही पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, इसको पढ़ने में, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, प्राथमिक समूह टाइलर, संदर्भ समूह हाइमैन, आंतरिक समूह बाह्य समूह बियरस्टेट, संगठित समूह रॉबर्ट पार्क। सही पूछा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेफरेंस ग्रुप, हाइमैन ने सबसे पहले बात की थी, समाजशास्त्र सबसे पहले रॉबर्ट किंग बर्टन ने की थी। याद आया आप लोगों को? बाकी के सारे कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जाति वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मजूमदार एंड मदान, जी.एस. घुरिये। एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मजूमदार एंड मदान, जी.एस. घुरिये ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति वर्ग एवं व्यवसाय बुक है और इस पुस्तक के जो लेखक है वो पूछा जा रहा है कौन है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। याद आया? जी.एस. घुरिये। इन्होंने अपनी इस बुक में जाति व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। जाति व्यवस्था की या जाति प्रथा की 6 विशेषताएं भी बताई थी, है ना। आप लोगों को कई बार बताया गया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट। आगे देखते हैं, किसने मानव समाज को सरल बहुविभाजित, सरल मिश्रित बहुविभाजित तथा दोहरे मिश्रित बहुखंडीय वर्गों में वर्गीकृत किया है? विकल्प दिए गए हैं, समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम। समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम दिया गया है ऑप्शंस। राइट क्या होगा यहाँ पर? दुर्खीम होगा। एमाइल दुर्खीम राइट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और स्पेंसर ने समाज के 2 प्रकार बताए थे, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, है ना। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज ये 2 बताए थे स्पेंसर ने। और समाज के विकासीय 3 अवस्थाओं की बात भी स्पेंसर करते, जिसमें कि वो आदिम समाज, जंगली समाज और औद्योगिक समाज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है
किसका कथन है कि विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं किंग्सले डेविस, लूसी मेयर, मैलानोव्स्की, टायलर। किंग्सले डेविस, लूसी मेयर, मैलानोव्स्की, टायलर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस हो जाएगा। और इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया था, फंक्शनल अप्रोच को का यूज़ किया था अपने सभी अध्ययनों में डेविस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सकुल परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रतिमानों का एक जाल है। ऑप्शंस देख लेते हैं, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, पिंडिंगटन, हर्शकोविट्ज, हॉबेल। सदरलैंड एंड वुडवर्ड, पिंडिंगटन, हर्शकोविट्ज, हॉबेल ऑप्शंस है। सांस्कृतिक सकुल परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रतिमानों का एक जाल है, या किसका कहना है? सही हो जाएगा सदरलैंड एंड वुडवर्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट, सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा, डी होगा। डी होगा हॉबेल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे के पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? जनजातियाँ दी गई हैं टोडा जनजाति, कादर जनजाति, अंडमान द्वीप समूह के निवासी, या फिर कमार जनजाति। सही यहाँ पर हो जाएगा टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति पर अध्ययन किसका है? रिवर्स का रहा है। नीलगिरी पहाड़ी पर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, 3, 4, 8। पीजीटी के एग्जाम में ये काफ़ी बार इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है ना। तो हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रशस्त विवाह की श्रेणी में आते हैं जिन्हें उच्च कोटि का कहा जाता है, और 4 अप्रशस्त कोटि यानी कि निम्न कोटि के विवाह हैं। तो देख लेते हैं पूरे विवाह यानी कि कौन कौन से। पहला तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये शुरुआत के 4 कौन से हो जाएंगे? उच्च कोटि के, है ना, प्रशस्त विवाह की श्रेणी वाले। और फिर आखिरी के 4 अप्रशस्त विवाह यानी कि निम्न कोटि के। अब उसमें कौन कौन से हो जाएंगे? असुर विवाह, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो अभी लव मैरिज होती है ना, उसमें उसकी बात होती है यहाँ पर गंधर्व विवाह में। फिर राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो ये टोटल 8 हो गए। चलिए आगे देखते हैं। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है अंतः विवाह, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, पद सोपान। अब जिन्होंने भी इधर क्लास अच्छे से की है, सुनी है, ध्यान से देखी है, तो उनको पता होगा। अभी हाल ही में जो इधर मैराथन क्लास हुई है, ये बिहार स्पेशल वाली, उसमें बताया गया है जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कौन मानता था, किसे मानता था, बताया है अंतः विवाह को। किसने माना था? जीएस घुरिये ने माना था। और उन्होंने क्या कहा था कि जो जाति व्यवस्था है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो अंतः विवाह है, यानी अपनी ही जाति में विवाह है। उन्होंने ये भी कहा था, सुझाव दिया था कि अगर हम जाति व्यवस्था का अंत करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए, अंतर जाति विवाह ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, तभी जाति व्यवस्था का अंत हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। अब यह कथन किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं AR देसाई, IP देसाई, KM कपाड़िया, इरावती कार्वे। AR देसाई, IP देसाई, KM कपाड़िया, इरावती कार्वे ऑप्शंस हैं। हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, और इस आधार पर विवाह का मौलिक उद्देश्य क्या हो जाता है? धर्म हो जाता है या धार्मिक हो जाता है। और ये कहना किसका है? KM कपाड़िया का। KM कपाड़िया ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संस्कारात्मक विवाह है? मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह या प्रेम विवाह? तो हिंदू विवाह क्या है? एक धार्मिक संस्कार है ना। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कई बार यूपी पीजीटी के एग्जाम में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस आश्रम में धर्म अर्थ एवं काम पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं? अभी जिसने भी ध्यान से सुना है वो बता लेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम? क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, किस आश्रम में धर्म अर्थ एवं काम पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम है। राइट क्या होगा यहाँ पर? गृहस्थ आश्रम
गृहस्थाश्रम हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 25 से 50 वर्ष तक, है ना, 25 से 50 वर्ष तक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।